राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऐसे ही क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर पहला, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। आज इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में जानने के लिए आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, ये वीडियो होगा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 का, यानी कि 1.1 का हम इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है ना प्यारे दोस्तों? तो आइए समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। आइए पहले इस पूरे चैप्टर की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, पूरे चैप्टर में हमें क्या मेरे प्यारे, पूरे चैप्टर में यानी इस पूरे चैप्टर में हमें 2 एक्सरसाइज का अध्ययन करना है। कितनी एक्सरसाइज? 2 एक्सरसाइज का हम लोगों को अध्ययन करना है। पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन करना है और दूसरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2 का अध्ययन करना है। ठीक है ना दोस्तों? हमें इसमें कितनी एक्सरसाइज का अध्ययन करना है? यहां पर हमें 2 एक्सरसाइज का अध्ययन करना है। एक एक्सरसाइज 1.1 है और दूसरी एक्सरसाइज हमें 1.2 है। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 में हमें अध्ययन करना है, जो हमारा टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यानी इस चैप्टर यानी इस एक्सरसाइज में हमको क्या पढ़ना है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को पढ़ना पड़ेगा। और एक्सरसाइज 1.2 में हमको क्या अध्ययन करना है? एक्सरसाइज 1.2 में हमें अध्ययन करना है अपर में संख्याओं का पुनर्भ्रमण पढ़ना है। हमें अपर में संख्याओं का पुनर्भ्रमण के बारे में अध्ययन करना है। तो जो आज की वीडियो है, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना? यानी अंक गणित के आधारभूत प्रमेय और एक्सरसाइज हमें 1.1 लगाने में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.2। तो वहां पर हम फिर एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। बात समझ में आ रही है ना प्यारे दोस्तों? तो आज हम क्या सीखेंगे? एक्सरसाइज 1.1 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? एक्सरसाइज 1.1 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब बात करते हैं आगे की। तो यानी अगर हम इस चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या चैप्टर का नाम है? वास्तविक संख्याएं। तो आइए सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। अगर आप इंग्लिश में भी लिखना चाहो तो कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक, ये इंग्लिश में कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि पहले वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो देखिए वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो वास्तविक संख्याएं हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय। क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होगा, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होंगी वो क्या कहलाएंगे? हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। दूसरा क्या हम सीख सकते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते
हैं। हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, या कह सकते हैं जैसे मान लीजिए नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, इस पर जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3, इसी तरीके यहाँ पर -1 -2 -3, ये सब क्या कहलाएंगी हमारी, ये सब क्या कहलाएंगी, ये सब हमारी कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं। बात समझ में आ रही है ना, ये क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। और ये क्या होते हैं, और ये धनात्मक व ऋणात्मक हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, धनात्मक व ऋणात्मक हो सकती हैं। कैसे हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी ये क्या हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स के रूप में जैसे आपने लिख दिया 3 2 1/2 3/2 4 0 ETC। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये हमारी सब वास्तविक संख्याएं हैं। आई होप आपको वास्तविक संख्याएं समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो आइए अब सीखते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो देखिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, तो आइए समझते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होती है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आइए चलो पहले इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लिया जैसे हमें कोई एक संख्या ले लेते हैं, कोई भाज्य संख्या, जैसे हमने ले लिया, चलिए हमने ले लिया 36, ठीक है ना, हमने क्या ले लिया 36 ले लिया। अब इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो ये कितने से कटेगा, पहले 2 से तो 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो हमने इसको लिख दिया। तो जो ये नंबर है ये कैसा है, भाज्य है। ये कैसा नंबर है, भाज्य। आपने भाज्य भाज्य ये सब वगैरह सीखे होंगे। 36 कैसा है, भाज्य। और जो आपके ये नंबर लिखे हैं पूरे, ये कैसे हैं, ये सब क्या है, अभाज्य हैं। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अभाज्य हैं। 36 कैसा था, भाज्य, और ये क्या है, अभाज्य। तो बस यही है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। समझ में आया प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या, ये क्या थी हमारी, भाज्य थी। भाज्य संख्या को जब हम अभाज्य के रूप में लिख देंगे वो कहलाएगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बात समझ आ रही है ना। तो क्या होता है, प्रत्येक परिभाषा लिखना चाहो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना। प्रत्येक भाज्य संख्या, किसे, प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, प्रत्येक भाज्य संख्या को हमें क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के क्या करना है, गुणनफल के रूप में हमें लिख देना।
प्रत्येक भाज्य संख्या को हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अगर हम लिख दे रहे हैं, लिखना ही क्या कहलाएगा, लिखना ही अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। आप लोग समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने लिखा, चलो अभी हमने 36 लिखा था, चलो 36 को देखे, ये क्या है, भाज, इसको अगर हमने इस तरीके से लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या हो गया, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हो गई। जैसे हमने लिखा 12, तो 12 क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 12 क्या था, भाज्य था, 12 क्या था, भाज्य, और ये क्या है, अभाज्य। तो भाज्य को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना ये क्या कहलाता है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। आई होप आप बात को ये समझ में आई होगी। तो हमारा अगला टॉपिक है लासा और मासा। तो आइए अब हम सीख लेते हैं कि लासा मासा क्या होते हैं। तो आइए सीखते हैं कि मासा और लासा क्या है। तो आइए पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है मासा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। यानी जो सभी संख्याएं लिखी हैं, ठीक है ना, पहले परिभाषा ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल बताएंगे तो बहुत सिंपल वे में समझ में आ जाएगा, परेशान मत होना। वो तो हम परिभाषा लिख दिए हैं, एग्जाम्पल से समझना बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। क्या है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। आइए आपको ये समझा रहा हूं, ये कहा सर कह रहे हैं पता नहीं आ रहा, तो आइए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स, अगर हमने मान लिया कि हमने ले लिया एक संख्या 6 और दूसरी संख्या हमने ले ली 16, और इनका हमें निकालना है अगर हमको मासा, क्या निकालना है, मासा। तो सबसे पहले 6 के गुणनखंड कर लो। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और 16 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू
2, बस अगर आपको ऐसे ना आया करो तो भैया ऐसे करके कर देख लिया करो, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, ये इस तरीके से कर लो। हमें मालूम था तो हम वैसे कर रहे थे, बात समझ आ रही ना। ऐसे लिख दिया। अब इनकी घात के रूप में लिखेंगे तो इसमें क्या लगी है, 2 की घात 1 और इंटू 3 की घात 1। अगर इनकी घात लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 की घात 4 हो जाएगी। इसमें भी समझाएंगे और यहां से भी समझाएंगे, दोनों तरीके से समझाएंगे। आइए अगर हमें अब एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ किसका, 6 और 16 का। तो देखो एचसीएफ में देखा जाता है कि दोनों, अगर 2 हैं तो दोनों देखेंगे, अगर यहाँ पे 3 नंबर लिखे हैं तो तीनों देखेंगे। तो यहाँ पर 2 है तो इनमें देखो कौन कौन मिल रहा है, तो इनमें केवल एक हमारे ये नंबर दोनों में मिल रहा है, दोनों में यही मिल रहा है तो 2 लिख दिया। अब ये मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो इनको नहीं लिखेंगे, बस यही क्या हो गया हमारा आंसर। यानी एचसीएफ निकालने में, मासा निकालने में जो सभी में मिले, बात समझ आ रही है ना, सभी का मतलब है कि अगर यहाँ पे 3 नंबर लिखे होते तो 3 में मिलना चाहिए, यहाँ पर 2 लिखे थे 2 में मिल गया। अगर अब इसमें निकालें तो क्या आएगा, तो इसमें ये देखना होता है कि जो दोनों में मिले उसकी सबसे छोटी घात क्या है, तो 2 दोनों में मिल रहा है, ध्यान से 2 दोनों में मिल रहा है तो 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 की पावर 1, अर्थात 2 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बस ये है एचसीएफ, जो दोनों में मिले उनको मिला के लिख दो, अगर और आए तो और को लिख देंगे। बात समझ आ रही है ना। जैसे अगला एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पर हमने लिख दिया 20 और हमने लिख दिया 25। ध्यान समझिए, 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, और 25 की क्या होंगे, 5 इंटू 5 होंगे, ठीक है ना। अगर मान लो 25 नहीं लिखना तो चलो हम और कुछ नंबर 30 कर लेते हैं ताकि आपको समझाने के लिए। तो पहले क्या आएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 5, ये इसके गुणनखंड होंगे। इनको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 है तो 2 कितनी है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 आ गया। इससे घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक। अगर हमें अब लासा निकालना है तो क्या करेंगे, जो दोनों में मिले तो ये वाला 2 मिल रहा है तो लिख लिया, ये नहीं मिल रहा है, ये वाला 5 मिल रहा है तो लिख लिया। अब इनका गुणा कराएंगे 10 तो ये क्या हो गया आंसर। अब यहाँ पे जो 2 दोनों में मिल रहा है, जैसे दोनों में मिल रहा है तो सबसे छोटी घात क्या है दोनों में, 2 की पावर 1 है, ठीक भैया। अब यहाँ पे 5 दोनों में मिल रहा है और 5 की सबसे छोटी घात भी क्या है 1 है, तो इनका गुणा कराएंगे तो 10 आ जाएगा, ये हो गया आंसर। तो ये होता है हमारा एचसीएफ, यानी जो संख्याएं सभी में मिले उनको लिख दो और उनका गुणा करा दो, वो क्या हो जाएगा आपका मासा। अब आते हैं एलसीएम क्या है, तो एलसीएम संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, ये होता है हमारा एलसीएम। तो आइए इसका एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे इसे भी। तो चलिए यही ले लेते हैं नंबर, हमने ले लिया 6 और हमने ले लिया 16। इनके हमें क्या करना है फैक्टर, तो क्या आएंगे 2 इंटू 3 और इसके क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर इनके घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1, इसके लिखेंगे तो 2 की घात 4। तो देखिए एलसीएम निकालने में क्या किया जाता है, एलसीएम में जो मिले पहले उनको लिखो, तो ये 2 मिल रहा तो इसे लिख दिया। अब जो ना मिले उन सभी को लिखो, तो देखो ये 3 भी नहीं मिल रहा, ये वाला 2 भी नहीं मिल रहा, ये वाला 2 भी नहीं मिल रहा है और ये वाला 2 भी नहीं मिल रहा। इनका गुणा कराएंगे तो 2 3 6, जब 2 दूना 4 दूना 8 16 3 48 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर यहां पर देखें तो क्या है, तो यहां पर पहले जो मिले उनकी सबसे बड़ी घात लिखो, वहां पर जो मिले सबसे छोटी घात मासा में लिखते थे, लास्ट में क्या होता है जो मिले उनकी सबसे बड़ी घात, तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी हो गई 4, और जो ना मिले उनको भी, तो 3 की पावर 1, तो 2 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा 16 इंटू 3, तो 16 3 48, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम।
तो समझ में आया। एचसीएफ होता है कि जो संख्याएं मिले उनको लिख दो और उनका गुणनफल करा दो। लासम क्या होता है, जो मिले उनको लिखो और जो ना मिले उनको भी लिखो, गुणा करा दो, तो वो आपका हो जाएगा लासम। बात समझ में आई। तो अब इसमें एक टॉपिक और है इस प्रश्नावली के लिए। अब एक्सरसाइज 1.2 के लिए हम इंट्रोडक्शन वीडियो अलग से लेके आएंगे जब हम एक्सरसाइज 1.2 सीखेंगे। हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 सीख रहे हैं। तो अब एक फार्मूला और होता है कि लासा दिया गया हो या मासा, तो उनमें संबंध का फार्मूला होता है। एलसीएम और एचसीएफ में संबंध लिख सकते हो फार्मूला कि एलसीएम व एचसीएफ में संबंध, ठीक है ना, इसका हमें फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला होता है, ये देखो, ये 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले हम ऐसे लिखा करते हैं, एलसीएम ए कामा बी बराबर ए इंटू बी। ए बी क्या, दो संख्याएं होंगी और उनका क्या करना है, एचसीएफ। ये बन गया आपका सूत्र, ये होता है। यानी कि एलसीएम ए बी का और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। ये इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करा देंगे तब क्या बन जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए क्रॉस बी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। तो आज की जो हमें एक्सरसाइज 1.1 पढ़ना था, तो उसका सब पूरा हम इंट्रोडक्शन भी पढ़ चुके हैं। हमारी इस एक्सरसाइज में हमें इतनी बातों का ही ध्यान करना है, ठीक है ना। जब हम अगली वीडियो लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.2, तो वहां पर भी पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लेकिन अब इंट्रोडक्शन सीख चुके हैं, अब अगली वीडियो में हम लेक्चर, अभी ये कौन सा लेक्चर चल रहा है, पहला, तो आपको ये मिलेगी कहां, लेक्चर पहला चल रहा था, अब हम सीखेंगे लेक्चर दूसरा, अगला वीडियो आएगी, तो वहां पर हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और हमें आप कमेंट करके अपने फीडबैक भी दिया करिए और इस वीडियो को शेयर किया करिए ज्यादा से ज्यादा। देखो, आपको एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। तो बस आज की वीडियो इतना ही रहेगा। और हाँ, एक बात, अगर ये वीडियो कहाँ मिलेगी तो यूट्यूब चैनल में जाना, वहां डाल देना, प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें लिखा होगा क्लास 10th मैथ 2025। बस ये डाल दोगे तो वहां पर सभी वीडियो आपको मिलती रहेंगी सीक्वेंस से, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें।